गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एट फरिया इद्रीस। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नजरें उन्हीं मुज़ाकरात पर लगी हैं जिनसे उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो बड़े अरसे से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है वो शायद आ जाए। आज मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हुआ, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद उम्मीदें अभी भी कायम है। एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है, दोनों तरफ से बातचीत ना सिर्फ हो रही है बल्कि जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं वो पॉजिटिव भी लग रही हैं, एक्सेप्टिंग भी लग रही हैं। उसके बावजूद जो आज उम्मीद थी हुकूमत को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीरी तौर पे अपने मुतालबात पेश करेगी, वो उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। दो मेन मुतालबात जो कि बार बार पीटीआई बता रही है वो अब सबके सामने टेबल पर हैं। पहला मुतालबा ये है कि 9 मई एंड 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन के तहत इंक्वायरी करवाई जाए। पीटीआई ये कहती है कि जो मामलात उनकी नज़र में क्लियर नहीं है वो क्लैरिटी उनमें आनी चाहिए। दूसरा मुतालबा ये है कि बानी पीटीआई समेत जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई हो जाए। ये वो दो मेन मुतालबात हैं जिनका बार बार पीटीआई जिक्र कर रही है, लेकिन उससे पहले पीटीआई कुछ और मुतालबात भी सामने रखती रही है। अपोजिशन की तरफ से भी इलेक्शन में धांधली के हवाले से बातचीत हुई है। इस हवाले से जमात इस्लामी भी बात कर चुकी है। क्या ये मुतालबात भी साथ आएंगे जब पीटीआई रिटन अपने मुतालबात सामने रखेगी? लेकिन जो पॉजिटिविटी हमें नजर आ रही है उसकी एक मिसाल स्पीकर अयाज सादिक साहब है। लेट्स सी व्हाट ही सेड। हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने कुछ गुफ्तगू की, उसमें कुछ जो डिमांड्स का जिक्र जरूर किया, मगर उनको एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की जरूरत है ताकि एक हतमी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आए। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग फिर से हम करेंगे। अच्छी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी और उन्होंने आज बड़ी दिल खोल के बातें की है, और जो सबसे ज्यादा इसका खूबसूरत निचोड़ निकला वो ये निकला कि सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो दहशत गर्दी हो या कोई और इशू हो, उस पे बैठ के बात करने का ये फैसला किया है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और पाकिस्तान के मफाद को अहम रखेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब पीएमएलएन के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मेंबर्स हैं, उन्होंने आकर मुज़ाकरात के बाद एलामिया पेश किया, उन्हें भी देखिए। पीटीआई कमेटी तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को जमानतों के हुस्न में हायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। पीटीआई कमेटी ने आगाह किया कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करने के लिए उन्हें अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात, मुशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम किया जाए। इमरान खान साहब से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया जाए। पाया कि पीटीआई कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशस्त की तारीख का तयन किया जाएगा। ये तब्दीली तो अभी से नजर आ रही है कि दोनों तरफ से हम देखे थे फायरवर्क्स हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात हैं, लेकिन बातचीत हो रही है, बातचीत इत्मीनान से हो रही है, एक दूसरे के मामलात बताए जा रहे हैं। एक बात जो इरफान सिद्दीकी साहब ने यहाँ पर कही है कि हुकूमत जमानतों में हायल नहीं होगी, ये बहुत अहम है। ये नुक्ता समझना जरूरी है कि पीटीआई के बहुत सारे लोग जब एक केस से निकलते थे तो दूसरे केस में गिरफ्तार हो जाते हैं या हो जाते रहे हैं, या उसके बाद तीसरे केस में गिरफ्तार हो जाते हैं। बैरिस्टर गौहर खान कई दफ़ा बता चुके हैं, आज पर अयूब साहब की तरफ से भी इस हवाले से बात की गई कि किस तरीके से एक ही वक्त में बहुत सारे केसेस हैं जो उन्हें भुगतना पड़े हैं। सो जो मुतालबा है वो इस हवाले से है कि ये पैटर्न ख़त्म किया जाए, एक प्रॉपर प्रोसेस जो है वो चलता हुआ नजर आए। लेकिन पीटीआई के अंदर भी हर कोई बहुत ज़्यादा शायद पॉजिटिव ना हो मुज़ाकरात के हवाले से। कुछ शर्तें बड़ी ज़ोरदार तरीके से मनवाने की कोशिश भी की जा रही है। इसलिए शौकत यूसुफजई साहब का ये बयान देखिए। शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि जब तक ये बात नहीं होगी, ये मामला तय नहीं होंगे, हम आगे बात नहीं करेंगे। जबकि बैरिस्टर गौहर खान ये कह रहे हैं कि जब बैठेंगे तो कोई ना कोई नतीजा तो ज़रूर निकलेगा, उन्हें भी देखिए। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं हम, और लेकिन बड़े अरसा के इख्तिलाफात रहे हों, कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन जब खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेक नियती के साथ बैठेंगे, कंप्रहेंसिव बहस होगी, तो फिर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि कोई आउटकम अच्छा आएगा, बेहतरी होगी। हमारे मुतालिबात का कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं है, ना हमारे कोई लंबे चौड़े मुतालिबात है। दो मुख्तसर मुतालिबात है कि असीरान की रिहाई हो और जो कमीशन है वो कमीशन का किया।
राजा नासिर अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच राजा साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपसे पहले भी ये बात हुई थी पॉजिटिविटी के हवाले से, आपने कहा था कि आपको उम्मीद है कि अच्छे मामला नजर आएंगे। अब जबकि दूसरा राउंड हुआ है, आपकी उम्मीद कायम है कि मामला ठीक तरीके से आगे चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुज़ाकरात की टाइमिंग बहुत अहम है। पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन बहरानों से गुजर रहा है, मुश्किलात का शिकार है। इंटरनेशनली और रीजनली जो इस वक्त चेंजिंग्स हैं, तहव्वुलात हैं, तब्दीली हैं, उनमें इर्रेलिवेंट है। पाकिस्तान के अवाम का एतमाद अपने सिस्टम पर नहीं रहा है, लोगों की मायूसी है, नाउमीदी है। लिहाजा इन हालात के अंदर खान साहब ने बड़ा जुर्रतमंदाना कदम उठाया। उनके फंडामेंटल राइट्स को, बुनियादी हुकूक को पामाल किया गया और मिस यूज़ ऑफ पावर हुआ। तो अब देखा कि ये जो सिस्टम है ये इतना बौखलाया हुआ है कि अब तो शायद आइंदा इस मुल्क को मज़ीद तबाही बर्बादी की तरफ ले जाए। लिहाजा उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, उस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए और लोगों की मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तान को बावकार मुल्क बनाने के लिए मुज़ाकरात की बात की और तरफ से कमेटी भी बना दी। लिहाजा तो अब दूसरी जो तरफ से भी क्या हम मुज़ाकरात कह करने सकते हैं कि एक बहुत आम है। अच्छा पॉजिटिव जेस्चर है? देखिए, दूसरी बात करता हूँ, मुज़ाकरात जो हैं उसके लिए हिकमत है, तदबीर है, बसीरत और आगही है, पब्लिक ओपिनियन को भी साथ लेके चलना है और फिर उसके बाद जल्दबाजी नहीं करनी है, शुजात भी होनी चाहिए, दलेरी भी होनी चाहिए और जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से भी गुड जेस्टर होना चाहिए, उन्होंने मुलाकात कराई। अभी इसके अलावा भी बहुत से CBMs हो सकते हैं, जैसे पहले भी बातें होती रही हैं, TV चैनल पर भी हो रही हैं कि जैसे तारक चौधरी साहब सेनेटर हैं, उनका प्रोटेक्शन आर्डर जारी हो जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, बीमार हैं, मरीज़ हैं, सीनियर वो सिटीज़न भी हैं, उनके साथ रुकावटें जो खड़ी की गई हैं, प्रोसिक्यूशन उनका डिले किया जा रहा है, उसको जल्दी से उनका ज़मानत हो सकती है। बाकी जो कैदी हैं, जो पॉलिटिकल सियासी कैदी हैं, सियासी कैदी किसी मुल्क के लिए बहुत अहम होते हैं, सियासी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर बहुत अहम होते हैं। लिहाजा उनको छोड़ा जाए, उनके रास्ते में रुकावटें ना खड़ी की जाए, जैसे भी कहा गया हायल ना हो रास्ते में। तो खुद ब खुद जब तो इसी तरह से उन सियासी कैदियों में इमरान खान साहब भी आते हैं, उनके रास्ते में भी रुकावटें हायल ना की जाएँ। देखिए, वो भी एक सियासी कैदी हैं, उनकी ज़मानत हो जाती है, उसके बाद उसी रात या शाम को एक नए केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है, बाहर नहीं आने देना इन्हें। तो ये चीज़ें जब उन्होंने इतना गुड जेस्चर दिखाया तो हुकूमत को भी चाहिए कि इन चीज़ों में पेश कदम हो। और फिर जहाँ तक ताल्लुक है कि इमरान खान साहब से मुलाकात का, वो फ्रिक्वेंटली मुलाकातें होनी चाहिए। पाकिस्तान गंभीर मसाइल का शिकार है, उनके साथ बराह रास्त मसाइल डिस्कस करने की ज़रूरत है, मुश्किलात को हल करने की ज़रूरत है। लिहाजा फ्रिक्वेंटली और एक अच्छी मुनासिब जगह पर। पिछली जो हमारी मुलाकात हुई थी उसमें जहाँ हम बैठे थे बहुत तंग सी जगह थी, हम 6 लोग थे, 5-6 लोग, बैठने की जगह नहीं थी हमारे लिए, इसलिए मुश्किल जगह थी, टाइम भी बड़ा लिमिटेड था मुलाकात का। तो मेरे ख्याल में अब जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो मुनासिब जगह पर मुलाकात होनी चाहिए, जहाँ पर इजीली इत्मीनान के साथ बातचीत हो सके और वक्त भी मुनासिब होना चाहिए, ताकि जल्दी जल्दी बातें ना हो, बल्कि हर किसी को, जो भी 6 लोग बात करने वाले होते हैं और बहुत से मुल्की मसाइल डिस्कस करने होते हैं, इसलिए मुनासिब वक्त की भी ज़रूरत है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सैटरडे को या मंडे को मुलाकात हो जाएगी और अगले ही हफ्ते मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी शुरू हो जाएगा, आपस में ही तय हुआ है। बट राजा साहब, आज जैसे हुकूमत कही थी कि हम चाहते थे कि आप तहरीरी तौर पे अपने मुतालबात लिख दें, जिस पे आपने कहा कि नहीं, हम पहले मिलना चाहते हैं बानी PTI से। क्या यही 2 मुतालबात होंगे जो मुसलसल डिस्कस हो रहे हैं, या उसमें मैंडेट की वापसी और या जो धांधली के एलिगेशंस हैं उनकी ऊपर भी तहकीक की बात की जाएगी? आप जानती हैं कि मुज़ाकरात जब होते हैं तो कुछ बातें कही जाती हैं, सामने कुछ पसे पर्दा भी मसाइल होते हैं, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए। देखिए, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल शख्सियत का नाम है और उनकी जो सॉफ्ट पावर है वो बहुत ज़्यादा है। नेशनल पावर के अंदर सॉफ्ट पावर का बड़ा असर होता है, हार्ड पावर काफ़ी नहीं होती है। और आप उसकी सॉफ्ट पावर को, जो इमरान खान की ताकत है, अवामी ताकत, उसको आप ना करैक्टर असैसिनेशन के जरिए ख़त्म कर सके या ना कर सकते हैं। लिहाजा इस पावर को, इस अल्लाह की नेमत को पॉजिटिव यूटिलाइज होना चाहिए इसका पाकिस्तान के लिए। इस सबको एहसास हो चुका हुआ है कि जो कुछ भी किया 2 साल 3 साल के अंदर, इमरान खान का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सके हैं, वो और ताकतवर हो गया हुआ
और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर एक करम किया है कि उसको एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप मिल गई है जो आइंदा नेशन बिल्डिंग में काम आएगी, पाकिस्तान को गवर्नमेंट बिल्डिंग में काम आएगी, कंट्री बिल्डिंग में काम आएगी, पाकिस्तान का वकार दुनिया में बढ़ेगा, पाकिस्तान के लोगों को इकट्ठा करने में काम आएगी। लिहाजा अब ये फुर्सत मिली है, इसे भरपूर इस्तेफादा करना चाहिए और अवाम को भी जो पब्लिक ओपिनियन है उसको भी थोड़ा सा हील करना चाहिए और अपने साथ लेके चलना चाहिए। राजा साहब, तहरीरी मुतालबात में अंदाजन आपको क्या लगता है कि कौन से मुतालबात जरूर होंगे? देखिए 9 मई आपको पता है इसने पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल डिफरेंट बयानिया दिया है। ये लोगों को पता चलना चाहिए कि ये क्यों हुआ, किसने किया, क्या कौन लोग थे करने वाले, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि ये चीजें एक दफा साफ और वाजे हो जानी चाहिए। और इसी तरह से जो 26 नवंबर को हुआ वो देखिए कितना बड़ा जुल्म। आप इस्लामाबाद में रहती हैं, इस्लामाबाद पाया तख्त बिलियो एरिया के अंदर लाइटें बंद करने के बाद ये बहुत खतरनाक चीजें हैं ना। तो इसलिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, वहां पर तहकीकात होनी चाहिए ताकि चीजें पता चलें और आइंदा इस तरह के हरकत ना की जाएं। और तीसरी बात यह कि सियासतदानों को आगे आना चाहिए, उन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए। पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया था, सियासतदान ही इस मुल्क को बचा सकते हैं, चला से आगे ले जा सकते हैं। लिहाजा सियासतदानों का रोल बहुत अहम है इस मुल्क के अंदर, इन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए। इस हवाले से नासिर साहब, ये बात तो राना सनाउल्लाह ने कही है कि अगर ज़रदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की और बानी पीटीआई की मुलाकात हो जाए तो मामलात हल होंगे। क्या आप समझते हैं कि ये मुलाकात होनी चाहिए? देखिए मैं एक बात बताऊं, खान साहब ने जब हम मिले तो उन्होंने कहा जिन्होंने मेरे ऊपर एसिसिनेशन, मुझे कत्ल करने की अटेम्प्ट करवाई है ना, मैंने माफ़ किया उन्हें। मुझे गोलियां मरवाई हैं, मेरे ऊपर जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के अंदर हमला हुआ है, मैंने माफ़ किया है। जिसके को ने मुझे तकलीफ दी है मैंने माफ़ किया। वो पाकिस्तान बचाने की खातर, हम पाकिस्तान को लेकर आगे चलना चाहते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान खान साहब के लिए बहुत अहम है, वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं इंतकाम नहीं लूंगा उन लोगों से जिन्होंने मुझे गोलियां मारी हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर हमले करवाए हैं। तो मेरे ख्याल में आप देखें कि मुल्क को बचाने की खातर, पाकिस्तान की खातर खान इस वक्त पावर पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, इख्तिदार में आने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो अल्लाह ताला ने उसे बहुत ताकत दी हुई है, वो पाकिस्तान बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। और मेरे ख्याल में जो पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान के सियासी जमातें हैं, अभी मिल बैठे हुए हैं। वहां पीटीआई की, पीपल पार्टी की भी वहां पर नुमाइंदगी है, वहां पर नून लीग की भी नुमाइंदगी है, सीनियर लोग मौजूद है वहां पर। बातचीत तो शुरू हो गई है ना। तो ये मुलाकात आपके नजदीक जरूरी नहीं है? मेरे ख्याल में देखिए चीजों को, मैंने कहा वक्त देना चाहिए मुज़ाकरात को, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले मैंने कहा जल्दबाजी मुज़ाकरात को तबाह कर देती है और बिला वजह डिले करना भी तबाह कर देता है। और बेबसीरती के साथ भी किए जाए, बेशऊरी के साथ भी किए जाए, फिर भी तबाह हो जाते हैं। हिकमत और तदबीर न हो फिर भी तबाह हो जाते हैं। डेडलाइन तो पीटीआई ने दी है, हुकूमत ने तो डेडलाइन नहीं दी, डेडलाइन तो पीटीआई दे रही है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, देखिए जब ये सिलसिला चलेगा, मुमकिन है जब चीजें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी तो 1 हफ्ता 2 हफ्ते और भी मजीद बढ़ सकते हैं। लेकिन मुहिम इस वक्त इकदामात हैं, सियासी कैदियों की रिहाई है, ये बहुत अहम है, और जुडिशल कमीशन का बनना बहुत अहम है। तो फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे पीटीआई से कि अभी सिविल नाफरमानी की तहरीक को होल्ड कर लें? वो देखिए मेरी बात सुने, जब चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी ना तो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, आप पूरी उम्मीद रहें। लेकिन चीजें जो है ना सिफर से तो शुरू हुई है ना, आगे बढ़ रहे हैं अभी। अब फौरन हर चीज को कहेंगे आज सब कुछ हो जाए, ये नहीं होगा। ये हमारे हुक्मरानों पर, साहिबान इख्तिदार पर, जो सामने हैं या पीछे हैं, सबके रवैये के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे अहम इसमें मेरे ख्याल में जहां पर जुडिशल कमीशन का क़याम भी है 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, सियासी कैदियों की रिहाई भी बहुत अहम है। फिर चीजें आगे बढ़ जाएंगी। सियासी कैदी जब रिहा होंगे, अल्टीमेटली का इमरान खान साहब भी रिहा हो जाएंगे। जब रिहा हो जाएंगे तो चीजों का फिर बराह रास्त बातचीत करने के भी बहुत ज्यादा मौके मिलेंगे पाकिस्तान को आगे ले जाने के हवाले से। आज जो बयान आया है फैसल चौधरी साहब ने दिया है, बानी पीटीआई का बयान, उसमें तो ये कहा गया है कि मुझे ऑफर हुई कि मैं बनी गाला चला जाऊं, लेकिन जब तक मेरे कारकुनान नहीं रहा होते मैं इसको कोई ऐसी ऑफर अवेल नहीं करूंगा। सो हम ये समझें कि अगर कारकुनान सारे रिहा हो जाते हैं तो बानी पीटीआई बनी गाला में हाउस अरेस्ट हो सकते हैं। मेरी बात सुने, बानी पीटीआई हाउस अरेस्ट होने को अपने लिए गाली समझते हैं, किसी एनआरओ को अपने लिए तौहीन समझते हैं, इंसल्ट समझता है वो।
जब हम अभी मिले उनसे तो हमने बात भी नहीं शुरू की थी, उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं कोई हाउस अरेस्ट नहीं होऊंगा या कहीं नहीं जाऊंगा, मैं जो जुडिशियल प्रोसेस है, अदालत का प्रोसेस, उसके साथ बाहर आऊंगा। अब देख रहे हैं उन पर जब जमानत उनकी हो जाती है केसों में, तो रात को एक और नए केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। ये तो आपको पता है ना, जो हुकूमतें इलीगल काम करती हैं, इख्तियारात का मिसयूज करती हैं और फिर मुश्किलात खड़ी करती हैं अपने लिए भी और कौम के लिए भी, और वक्त भी ज़ाया होता है हमारी कौम का, और हमारे क्या कहते हैं कि जजेस का भी वक्त ज़ाया होता है, और फिर आप देखें कितने केसेस वहाँ पड़े होते हैं और फिर सब चीज़ें जो है ना वो मुश्किलात का शिकार हो जाती हैं, बर वक्त फैसले भी नहीं होते। राइट, सो आपने अभी कहा कि बहानी अल्टीमेटली बानी पीटीआई भी रहा हो जाएंगे, किस कब तक लगता है आपको? इस साल में हो जाएंगे रहा? वो सियासी कैदी हैं, वो सियासी कैदी हैं। अगर हुकूमत रास्ते में रुकावटें हायल ना करे, जो उनका प्रोसिक्यूशन है, और बिला वजह की एफआईआरों में उनकी गिरफ्तारी ना डाले, तो मेरे ख्याल में उनकी रिहाई दूर नहीं है। अब उनको जल्दी ट्रायल करा के, रातों को ट्रायल करा के, पता नहीं फिर जबरदस्ती से। जी, साथ में अल-कादर ट्रस्ट का फैसला भी आने वाला है जिसमें कहा जा रहा है कि सजा हो जाएगी बानी पीटीआई को। देखिए ना, वो अल-कादर ट्रस्ट खुद प्रोसिक्यूशन कहता है कि ना इमरान खान ने कोई फायदा उठाया है, ना किसी ने फायदा उठाया, पैसे भी इन्हीं के पास हैं, उस पर इंटरेस्ट भी उन्होंने लिया हुआ है और उस पर केस बनाया हुआ है ना। देखिए ना, ये चीजें जो है ना अदलिया का वकार भी खत्म करती हैं, साहिबान इख्तिदार का वकार भी खत्म करती हैं। बच्चा बच्चा कहता है कि ये जुल्म हो रहा है, तो मेरे ख्याल में अगर उनको सजा भी दे दी तो हाई कोर्ट से वो जमानत हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की कौम का सबसे बड़ा लीडर है, उसके साथ ऐसा ना करें। क्या सहूलियात इस वक्त मैसर है? बीच में जी, आपकी मुलाकात होती रहती है बानी पीटीआई से, जेल में कैसी कंडीशन है? क्योंकि बीच में खबरें आई थी कि मामला थोड़े ज्यादा सख्त हो गए हैं, अब मामला ठीक है उनके साथ? ये तो निशेब फराज आपको होता है, पाकिस्तान में रहते हैं, कभी किसी को गुस्सा आ गया तो उसने सख्ती कर दी, कभी थोड़ा गुस्सा कम हो गया तो फिर नरमी होगी। अभी वो कह रहे थे कि मेरे टीवी चैनल पर टीवी बंद किया हुआ इन्होंने, बच्चों की तरह मेरे साथ ये डील करते हैं जैसे बच्चे नहीं होते, ये नाराज हो कि ये कर दिया वो कर दिया, तो कहते हैं मैं टीवी में लगा वो टीवी बंद कर दिया इन्होंने। तो ये है, ऐसी चीज़ें छोटी मोटी होती रहती हैं। मेरे ख्याल में ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मुहिम ये है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। कैसे? उनके जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जिनका केस चल रहा है, उनमें रुकावटें हायल ना की जाएं और अननेसेसरी केस बनाकर उन्हें एफआईआर लिख के उनको मजीद गिरफ्तार ना किया जाए। जैसे अभी वो जेल में है, कई और एफआईआरें कट गई हुई हैं। राइट, आखिरी सवाल आपसे कुरन के हवाले से है, आखिरकार मुआहदे पे दस्तखत हो गए? आपको मामला ठीक होते नजर आ रहे हैं वहां पर? देखिए, सब इससे पहले भी 26 मुआहदे हुए हैं, मरी मादा भी हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत आम है। अब गेंद जो है वो सूबाई हुकूमत और हमारे सिक्योरिटी के इदारों की कोर्ट में है। अब इनका इम्तिहान और आजमाइश है कि ये कितने संजीदा हैं, कितने सिंसियर हैं, कितने कमिटेड हैं, कितनी तवज्जो दे रहे हैं लोगों के और मसाइल की मुश्किलात हल करने के लिए। वो ऐसा मसला है जो पूरे मुल्क को उलझा सकता है, इसलिए इनकी उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत आम है। लोगों ने साइन कर दिए हैं, उन्होंने हिमायत करने का ऐलान कर दिया है। एपेक्स कमेटी ने जो फैसले किए थे, कहा कि हम साथ देंगे। अब इनके ऊपर है, जिन्होंने फैसले किए हैं उसको जो है ना इजरा करें उनका। राइट, राजा नाज़िर अब्बास, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद 9 मई पर जो आज डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई जब पाक फौज ने इंसानी हमदर्दी और रहम दिली की बुनियाद के ऊपर 9 मई में जिन लोगों को सजा हुई थी उनकी रहम की अपील में तकरीबन 19 मुजरिमों की सजाओं में माफी का ऐलान किया। ISPR की तरफ से बड़ा डिटेल्ड मैसेज आया। उन्होंने ये बात कही कि हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो अपील्स हुई थी उनको हमने ना सिर्फ एंटरटेन किया है बल्कि 19 मुजरिमों की रिहाई इसके ऊपर हो गई है। एक और बात जो ऐड की गई ISPR की प्रेस रिलीज में, वो खास तौर पर जिक्र किया गया उन लोगों का जो मुसलसल तनकीद कर रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स पर। उनका कहना ये था कि अब जो लोग बार बार तनकीद कर रहे थे वो इस बारे में ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि जो ये प्रोसेस है वो ना सिर्फ ट्रांसपेरेंट है बल्कि उसी प्रोसेस के तहत आज सजाओं में माफ़ी का भी ऐलान कर दिया गया है। हम जानते हैं कि PTI का मुसलसल एक ही मौक़िफ़ रहा है और वो ये कहते हैं कि सिविलियंस को आर्मी कोर्ट्स में ट्राई ना करें। इसीलिए आज भी जब ये सवाल किया गया गौहर खान साहब से तो उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट।
मैं इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और 48 ने अपने अपीलें फाइल उसके मुताबिक होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी मौके भी है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट ये हम समझते हैं गैर आईनी और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। अलबत्ता ये बेहतर अच्छी बात है कि वो लोग घर चले गए, लेकिन कन्विक्शन का स्टिग्मा भी नहीं होना चाहिए बाय द मिलिट्री कोर्ट। ये सिविलियन कोर्ट होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट पीटीआई के हवाले से 9 मई हमेशा से एक डिफिकल्ट एरिया रहा है। बार बार ये बात कही जाती रही है हुकूमत की तरफ से भी, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी, कि जब तक 9 मई के मामला रिजॉल्व नहीं होंगे पीटीआई के लिए दोबारा मामला ठीक होना मुश्किल है। यही वजह है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो सिर्फ पीटीआई का नहीं है। कुछ और एनालिस्ट भी इस हवाले से बात करते रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस हमारे प्रोग्राम में कल मौजूद थे। उनसे हमने ये सवाल किया कि 9 मई के साथ मामला कैसे तय हो सकते हैं। उन्होंने एक सजेशन दी है पीटीआई को। लेट्स वॉच दैट वंस अगेन। मास्टरमाइंड ये कहते जी मैं उस वक्त 9-10 मई को कि जी मैं माजरत खाऊं, मेरे कारकुनों ने जो कुछ किया गलत किया, उनके बिहार पर मैं माजरत करता हूँ। एटलीस्ट इतना तो कहना चाहिए था। फील सॉरी कि आप अपने मुसल्ला फाज निशाने हैदर की यादगारों को जिस तरीके से आपने वो बेहुरमती की। ये कंडीशन अभी भी है कि आपको ये बात कहनी है। में अगर इट विल हैव अ मच बेटर, मैं अपनी मैंने पर्सनल व्यू है कि अगर वो ये कहेंगे यस मैं बिल्कुल मेरे कारकुनों ने किया है, चाहे अपने कहें उन्होंने किया है, मैं उनके जो कुछ किया मैं माजरत खाऊं, नहीं होना चाहिए था। थिंक एटलीस्ट कहीं पॉजिटिव साइड तो चलेंगे। आपके नहीं जी मैंने ठीक किया, मैं तो माजरत नहीं। 9 मई के जो केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में गए उनका आपको एक रिकैप देते हैं। टोटल 105 केसेस थे जिनमें से 85 को सजा हुई थी अभी कुछ दिन पहले। उन्हीं में से जो 2 साल की सजा वाले थे उनमें से 20 मुजरिमों को आज रहा कर दिया गया है। उससे पहले ही कुछ लोग तकरीबन जो पिछले साल थे वो ही रहा हो चुके थे। अब आइंदा क्या कुछ और माफियाँ होंगी? 9 मई के हवाले से रेजोल्यूशन क्या हो सकता है? दीगर मामला पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनरल जाहिद महमूद। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। 9 मई में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाक फौज की तरफ से, ये कहना कि हम इंसानी हमदर्दी पर इनको रहा कर रहे हैं। आपके ख्याल से इज दिस अ पॉजिटिव स्टेप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया देखिए मैं इसको वाकई बहुत पॉजिटिव स्टेप समझता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में कि अभी 9 मई जो है वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बुनियादों पे एक अटैक समझ लीजिए कि वो था। देखिए पाकिस्तान का कोई इदारा हो, कोई जो उनकी बिल्डिंग्स हैं या इदारा है या और भी, चाहे वो कोर्ट्स हों, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हों या गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ हों या गवर्नमेंट के जो आइकन्स होते हैं, ये बुनियादी तौर पर आवाम के ऑफिसेज़ होते हैं, पाकिस्तान के घर होते हैं। ये वहाँ पे तो जो लोग आते हैं वो आके चले जाते हैं। लेकिन ये जो इनको जब अटैक किया जाता है तो वो जो माइंडसेट है, वो सोच है, वो पाकिस्तान में नफ़रत की सोच को जन्म देती है, जो भी उसमें मुलव्वस हैं। देखिए कुछ चीज़ें तो कोर्ट्स में है, ऑफ कोर्स चीज़ें सामने आ रही हैं। अब इन इंडिविजुअल्स को इस्तेमाल किया गया, इनको किसी को पॉलिटिकली मोटिवेट किया गया, किसी को डिफरेंट मोटिवेशंस होंगी उनकी या रीजंस होंगे। और दूसरा जो मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे थे इन लोगों के ख़िलाफ़, उसके ऊपर बहुत सी सियासत की गई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सारे अपने अपने मतलब का नैरेटिव उसमें से निकालते हैं और एक अपनी स्कीम जो है मनूवर स्कीम उसके ऊपर बनाते हैं और वो आगे चले जाते हैं। तो आई थिंक आज का जो स्टेप है, क्या हम मजीद लोगों को भी की भी माफिया देखेंगे या ये सिर्फ इन्हीं 19 के हवाले से है? जी फरियत देखिए, जैसे आप पहले कहते हैं 105 में से तो 20 को तो पहले ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिफोर द ट्रायल उनको माफ़ किया। फिर इनका ट्रायल हुआ, ट्रायल के बीच में आपने देखा कि 85 लोगों को सजाएं हुई हैं, उनमें से भी आज 19 लोगों को। ये कोई भी अच्छी जो मुल्क होता है, जो सोशल सिस्टम होता है, जहाँ पर माफ़ी का भी अंसर मौजूद होता है, ये उसकी निशानदेही की गई है। और देखिए असल चीज़ है जस्टिस हुआ है। इस माफ़ी से कोई किसी को शादमाने इसको सेलिब्रेट करना या इसके ऊपर सियासत करना, इस पे सेलिब्रेशन ये होनी चाहिए कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है। देखिए पाकिस्तान जो है जब तक लॉ फेयर के अंडर चलाया जाएगा, और ये आई थिंक स्टेट ने भी डिसाइड कर लिया, स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने भी डिसाइड कर लिया कि अब पाकिस्तान को लॉ के नीचे चलाया जाएगा। किसी की विम्स के ऊपर, विम्सिकल डिसीजंस,
किसी की अना के जरिए के ऊपर डिसीजंस, या एक पॉलिटिकल कंप्रोमाइज कह ले। अब ये कंप्रोमाइजेस से मुल्क आगे चल नहीं सकेगा। इस तरह के इंसिडेंट आज एक पार्टी ने क्वेश्चन वाज जन साहब के और लोगों को भी हम देखेंगे या 2 साल के जो अरसा है उसी में ये कानून लागू होता है, क्योंकि कुछ लोगों को 10 साल की सजा भी मिली है। बिल्कुल होगा। देखें ना, अभी इनमें से कुछ लोग चलेंगे बोर्ड ऑफ अपील में, कुछ को तो अभी इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसे सजा माफ कर सकते थे, उन्होंने कर दी है। अब बोर्ड ऑफ अपील में प्रेसिडेंट बैठेंगे, अपील बोर्ड बैठेगा, वो इनको देखेगा, इनकी सजाएं जो बाकी लोग रह गए हैं इसके बीच में, उनकी सजाएं कलअदम भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, उसको रिव्यू भी किया जा सकता है। और उसके बाद भी इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए ये लोग दे विल हैव द राइट टू अपील, राइट है कि ये हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स इस पूरे प्रोसेस को देखेगा कि आया तमाम लीगल चीज़ें और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए या नहीं किए गए, और उसके बाद इनकी फाइनल होंगी, इनकी सजाएं होंगी। तो आई थिंक ये इंडिकेशन है। की जो स्टेटमेंट थी आपने देखी होगी, उसमें खास तौर पे जिक्र किया गया नाकदीन का, बट ओवरऑल दुनिया में एक खास माइंडसेट है, मिलिट्री कोर्ट्स को आर्म कोर्ट्स के इक्विवेलेंट नहीं समझा जाता जस्टिस के हवाले से। सो डू वी नीड टू गिव दिस जस्टिफिकेशन, या ठीक है हमारा मुल्क है, हमारी मर्जी है, हम अपने मुल्क में जहाँ पे समझते हैं कि जो कानून लागू होना है वही लागू करेंगे। देखिए, मैं फरिया कभी भी ये नहीं कहूँगा कि जो ऑब्जर्वेशंस बाहर से आती है किसी भी मुल्क की वो पर्पज़ के बगैर आ रही हों, ऐसी बात नहीं होती, पर्पज़ ज़रूर होता है। लेकिन देखिए, उन मुल्कों को हमें समझाने की ज़रूरत है। हर मुल्क की अपनी पिक्यूलियर एनवायरनमेंट होती है। ये कह देना कि जी ठीक है हमारी मर्ज़ी का मतलब है कि आप देखिए हमारे सिस्टम को उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है। हर मुल्क का अपना एक नैरेटिव के साथ आते हैं। मैं अभी देख रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन के कवानीन है या बातचीत है, इसके ऊपर वेस्ट शोर शराबा तो उन कंट्रीज़ में बहुत करता है जहाँ पर उनको सूट करता है उनके डिज़ाइंस को। लेकिन आप फ़लस्तीन में देख लें, कश्मीर में देख लें, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स अभी हमें तो खुद शर्मिंदगी हो रही है कि हम इस दौर में ज़िंदा रह रहे हैं जहाँ पर इतना जुल्म, इतना जेनोसाइड हो रहा है और कोई वेस्ट से आवाज़ नहीं आती। तो आई थिंक इंगेज करने की ज़रूरत है। हमें सुपीरियर फॉरेन डिप्लोमेसी के साथ इन लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि लुक, हमारे जो हालात हैं, पाकिस्तान इस वक्त प्रॉक्सी वार, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और उन चीज़ों का शिकार हो रहा है। हम विक्टिम है, वी आर इनटू द वॉर, दीज आर नॉट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। और इस तरह के इंसिडेंट हो जाना जहाँ पे अवाम को और इदारों को आपस में लड़ा दिया जाए, ये हमारी वॉर को इफेक्ट करेगा, ये पाकिस्तान को इफेक्ट करेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, इसीलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आज की एक बड़ा स्टेप है, इससे क्या पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टेम्परेचर नीचे आने में मदद मिलेगी? देखिए, कोई भी टेम्परेचर की बात यह है कि पीटीआई को ये यकीन होना चाहिए कि इदारा किसी के खिलाफ नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी और ख़ास तौर पे किसी ऐसी पार्टी के खिलाफ कभी भी नहीं हो सकता जो फोर्स ऑफ ऑर्डर हो। पाकिस्तान की जितनी ये मेन स्ट्रीमलाइन की पार्टीज, ये फोर्सेस ऑफ ऑर्डर हैं, हमने इनको तवाना करना है। हमने भी 35-36 साल इस इदारे के बीच में सर्व किया। नेवर एवर कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, किसी इंडिविजुअल को टारगेट किया जाए उस वक्त तक जब तक वो एक रेड लाइंस ना क्रॉस करे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसी इदारे के होते हुए, इसी इस्टेब्लिशमेंट के होते हुए, इन्हीं मिलिट्री लीडरशिप के होते हुए इस वक्त हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, और उर्दू फेडरल में भी उनकी लार्ज नंबर है प्रेजेंस है। देखिए, इश्यूज हो सकते हैं इनको। अब हमने अगर पाकिस्तान को फरिया आगे लेकर जाना है तो आई थिंक हम सबको अपने थोड़ा अपनी जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा पीछे हटना होगा। और सियासत में, जमहूरियत में ही पाकिस्तान की बका है, जमहूरियत में हमारे हर मसले का हल है। ये तवाना होगी। राइट, आपने ब्रिगेडियर हारिस का स्टेटमेंट चलाया क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ बार-बार मास्टरमाइंड पर आ जाता है। दीगर पार्टीज भी ये बात करती हैं कि जब तक मास्टरमाइंड नहीं सजा मिलेगी 9 मई की तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। उस पर एक सजेशन दी ब्रिगेडियर साहब ने कि अभी भी वक्त है, माफी मांग ली जाए। आपके ख्याल से ये सजेशन एक्सेप्टेबल होगी पीटीआई को, या ये ऑप्शन अभी ओपन है पीटीआई के लिए? देखिए, डीजीआई ISPR अपनी शुरू की 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने ये चीज़ सुनी है और देखी भी है कि उन्होंने कहा जी कि पहले तो अपनी गलती की माफ़ी मांगे। देखिए, गलतियाँ हो जाती हैं। जब आप गलतियों की माफ़ी नहीं मांगते, जब आपको एहसास नहीं होता, जब आपको ये एहसास नहीं होता कि स्टेट के ऊपर कितना स्ट्रेस है, तो फिर ऑटोमेटिकली शकूक बढ़ते हैं कि आया दिस इज़ देयर पर्सनल एजेंडा, आया दिस इज़ देयर आर सम इंटरनेशनल फोर्सेस, कोई और एप्लीकेशन है, क्या मकसद क्या है? देखिए ना, अवाम और
अफवाज के बीच में अनफॉर्चुनेटली ये नफरतें जो है ना, ये हमारे जो स्ट्रक्चर ऑफ पीस एंड वॉर है उसको छेड़ देंगी, उसको डिस्टर्ब कर देंगी। किसी भी मुल्क में अगर आपने जंग करनी है, किसी भी मुल्क में आपने अगर अमन को कायम रखना है, तो अवाम का और अफवाज का एक होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के वाक़यात एक नफरत को जन्म देते हैं। तो अगर आपको देखें, अगेन आई विल रिपीट कि गलतियां हो जाती हैं, जब आप माफ़ी मांग लेते हैं तो आप बड़े ही लगते हैं, आप छोटे नहीं लगते। और आप ये थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इकॉनमी है। हुकूमत को भी इस बात का इदराक है, तभी इस बात का प्रेशर जरूर उन पर मौजूद है। अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हुकूमत इकॉनमी बेहतर करने के दावे करती हुई नजर आ रही है। खासतौर पे वो कह रहे हैं कि महंगाई की शरह में हमने कमी की है। दूसरी कोशिश वो कर रहे हैं कि किसी तरीके से सस्ती बिजली दी जाए। प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से बात की है। रिस वॉच है। ये साल हमारे दिल की आवाज है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए खैर और बरकत का बायस बनेगा। आज पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद 4.1% पे CPI है। इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $12.5 बिलियन पे पहुंच गए। एक खुला सबूत है कि इंशाअल्लाह ये साल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बहुत मुमिद माविन साबित होगा, बशर्ते कि हम मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। पिछले 9.5 महीने में बैरूनी और अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बाहमी तावन और इज्तिमाई काविशों से उन चैलेंजेस का मुकाबला किया। डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब ने भी इस पर कमेंट किया, उन्हें भी देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट से इस गवर्नमेंट की मईशत की साइड पे काफी चीजें इम्प्रूव हो चुकी हैं। पॉलिसी रेट 22 से 13% पे आ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% के इर्द गिर्द आ चुकी है और रेमिटेंसेज में अच्छा इजाफा हो रहा है। सफारती तन्हाई का शिकार है आप, और ये हकीकत भी थी। अनप्रेसिडेंटेड जो चैलेंजेस थे नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, हमारी जो कंसिस्टेंट और सक्सेसफुल अप्रोच वो यही थी कि हमने अपना डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट बढ़ाना है। ये सारी चीजें इस हुकूमत के एजेंडे पे थी और आपने देखा कि पिछले 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक परसेप्शन थी या एक रियलिटी थी वो बिल्कुल हवा में उड़ चुकी है। डॉक्टर खाकान नजीब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हम जरा जो ऑप्टिमिज्म है गवर्नमेंट का उस पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो महंगाई की शरह में कमी की मुसलसल दावा कर रही है हुकूमत, ये हमें क्यों नहीं नजर आ रही आम आवाम की जिंदगी में? उधर से तो बार बार यही कहा जाता है कि हमारी जिंदगियों में तो ये मल्टीप्लाई या नजर आती हुई नहीं नजर आ रही। फरिया साहिबा, गुफ्तगू इस तरह से है कि पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह में कमी आई है, महंगाई नहीं कम हुई। 2023 में महंगाई के बढ़ने की शरह 29% थी। 2024 में जो मालियाती साल खत्म हुआ उसमें महंगाई के बढ़ने की शरह 23.4% के करीब थी ऑन दी एवरेज, पिछले साल से कंपेयर करें। यानी कि पहले 100 रुपए की चीज 129 रुपए की हुई, फिर उसके ऊपर 24% बढ़ के 160 रुपए के करीब हो गई। अब जो ये साल गुजर रहा है और जो पहले 6 माह गुजरे हैं, आधा साल, उसमें 7.1 या 2% के हिसाब से महंगाई बढ़ी है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि महंगाई नहीं कम हुई, चीजें महंगी हो रही हैं पर उस रफ्तार से नहीं हो रही जिस रफ्तार से पिछले 2 साल में हुई हैं। इसका मतलब ये है कि आपका चैनल अगर आपकी सैलरी इस साल 10 से 12% बढ़ा देता है और महंगाई की बढ़ने की शरह जो है वो 8-9% होती है, तो आपकी देन जो एक्चुअल कीमत, जो बाइंग पावर है, जो कुव्वत खरीद है, वो बढ़ेगी, आपकी रियल वेजेस बढ़ेंगी। अब तक ये होता रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा थी, तनख्वाहें उस तरह नहीं बढ़ रही थी, तो पीपल वर लूजिंग देयर बाइंग पावर। सो लोग ये कहते हैं कि चीजें तो सस्ती नहीं हुई, चीजों के बढ़ने की रफ्तार में कमी है। यही सबसे बड़ी तकवीत है और ये इसलिए है कि आपकी IMF के साथ इंगेजमेंट है। उस इंगेजमेंट ने एक स्टेबिलिटी दे दी है, रिजर्व्स भी बढ़ गए हैं, बैरूनी खसारा भी संभल गया है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी इसलिए कम हुई है कि रुपया 278 के करीब स्टेबल है
और तेल की कीमत दुनिया भर में $90 नहीं है बल्कि $72 पर बैरल या $73 पर बैरल के इर्द गिर्द है। ये है इस वक्त माशी सूरत हाल मुल्क की। 2024 कदरे बेहतर था 2023 से, और उसकी वजह IMF की एंगेजमेंट, हमारी कंटिन्यूस ये अथॉरिटीज की भी ये कोशिश, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, मनी चेंजर्स, स्मगलिंग, कुछ लोकल जो खसारा है जिसको आप एक्सपेंडिचर और जो हमारा हम लेते हैं टैक्सेस में उसको कम करना, टैक्स में अच्छी बढ़ोतरी हुई, नए टैक्सेस 1500-1800 अरब के लगे। ये है एक ओवरऑल सूरत हाल मुल्क की। अगर गवर्नमेंट नजर आ रही है पॉजिटिव और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 2025 विल बी अ गुड ईयर, तो ये सस्टेनेबल ऑप्टिमिज्म होगा। So next year when we look into with a hopeful position is the following. February March में पहला चैलेंज आएगा कि IMF के साथ जो पहला रिव्यू है, जिसकी एक स्टॉक टेकिंग वो पहले भी कर चुके हैं जब वो अक्टूबर के माह में आए थे, तो पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। कई चीजें ऐसी हैं जो तशवीशनाक हैं, जिसका मतलब है टैक्स का हुजम, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ना लगना, और जो ओवरऑल देखा जाएगा, एक जायजा लिया जाएगा एनर्जी सेक्टर का भी, मॉनेटरी टारगेट्स का भी, तो हम देखेंगे कि क्या रिव्यू पेश होता है। वो पहले 6 माह का हुकूमत को वो रिव्यू कंप्लीट करना है, तो जो स्टेबिलिटी की गुफ्तगू हम और आप और अथॉरिटीज कर रही हैं वो फिर सीमेंट हो जाएगी, यानी कि वो आप उसको सॉलिडिफाई कर देंगे कि अब IMF की पहली ट्रांश आ गई थी, अब दूसरी ट्रांश भी आ गई है, और IMF सब्सक्रिप्शन चल रहा है, मुल्क स्टेबल है, ग्रोथ हालांकि स्लो है, फिर आप कह सकते हैं कि अगले 6 माह कंफर्टेबल गुजरेंगे। पर यह भी याद रखिए कि ये स्टेबिलिटी पिछले 10 साल में 2013 में भी आई थी, 2019 में भी आई थी। The common denominator was the IMF engagement. ये 2024 में भी वही डिनोमिनेटर है जिसने आपको स्टेबिलिटी दी है। अब आपको वक्त और स्पेस मिल गया है कि आप फंडामेंटल काम करें। अगर वो फंडामेंटल काम आपको होते हुए दिखाई दें तो इस स्टेबिलिटी को आप तब्दील कर सकते हैं लोगों की प्रॉस्पेरिटी में। इसमें एक और जो हुकूमत ने ऐलान किया है, वो कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की कीमत कम की जा सके। नापरा ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उसमें आपने पढ़ी होंगी कुछ सजेशंस, फी यूनिट कैपेसिटी अदायगी के हवाले से है, दीगर चार्जेस पर नजरसानी के हवाले से है। कितना प्रैक्टिकल लगती हैं आपको नापरा की जो सजेशंस है? परिया साहबा, एक तो गुफ्तगू इज द फॉलोइंग कि पाकिस्तान की जो बिजली का सेक्टर है वो पूरा तंजीम नौ मांगता है। ये बिल्कुल क्लियर रहे इस बात पे, जिसका मतलब प्राइवेटाइजेशन भी है, रेगुलेशन को भी ठीक करना है, ऑपरेशंस को प्राइवेट सेक्टर में रखना है, जो NTDC का निज़ाम है बिजली कैरी करने का उसको भी ठीक करना है। इन द शॉर्ट रन इज द फॉलोइंग वे, ये बड़ा आसान है। ₹3.28 डेट सर्विसिंग सरचार्ज है, आपके बिल में आता है, इसको संभाल लीजिए। GST, एडवांस इनकम टैक्स, इन सब को मिलाएं और इस चीज को मिलाएं तो 10 से 15 रुपए आप यहाँ पे निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें। इसी तरह 1 से 3 रुपए का गैप है अगर आप IPPs के जो मुआहदे हैं उनसे फायदा उठाना चाहें। अगर आप एफिशिएंटली बिजली बनाएंगे तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि मेरिट ऑर्डर ठीक रख के चलाएंगे, तो उसको भी बचाया जा सकता है। अगर आप इन सब चीज़ों को इन द शॉर्ट रन करें, PTV की फीस है 35 रुपए, एक्साइज ड्यूटी है, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स है, इन सब चीज़ों को अगर आप इन द शॉर्ट रन करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, और एक बिजली की कीमत में इन द शॉर्ट रन खातिर खा कमी दिखाई दे सकती है। पर इन द लॉन्ग रन जब तक तंजीमें न करके एक कंपेटिटिव एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान का नहीं बनाएंगे तो ये उस तरह उस्तवार नहीं हो सकता, ये चीज़ें फिर सर उठाएंगी। ये एक ऐसी चीज़ है, टेलीकॉम सेक्टर को देखें, बैंकों को देखें, डीरेगुलेट करना, लिबरलाइज करना, कंपेटिटिव मार्केट बनाना। 11 साल से मैं सुन रहा हूं कि एक कंपेटिटिव एनर्जी मार्केट बननी है। गैस सेक्टर को भी इसी तरह करना है। हमने इजाजत देनी है कि एक प्रोड्यूसर से लेकर एक बायर तक हुकूमत बीच में से निकल जाए और व्हीलिंग चार्जेस वो खुद इंटरैक्ट कर सकें। जो डिस्कोज हैं उनको रिटेल लेवल पर प्राइवेटाइज करना, इन अपने गवर्नमेंट के हाथ से निकालना, ये हैं असल काम जो होने वाले हैं। अब अगर शॉर्ट रन के काम भी, और आखिरी बात इंपॉर्टेंट ये है यार, बिजली बेचनी पड़ेगी। 43,000 मेगावाट बिजली लगी हुई है मुल्क में,
बिजली महंगी इसलिए है कि उसकी जो कैपेसिटी कॉस्ट है वो देनी पड़ रही है, पर वो बिजली चूंकि बिक नहीं रही है तो पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसके लिए आपको ये 2-3 माह का प्रोग्राम, दिसंबर जनवरी का तो ठीक है कि आप कहें कि जी हम कम नरखों पे बिजली देते हैं एक्सेसिव, आपको बहुत ही थॉट प्रोसेस टैरिफ का रिफॉर्म करना पड़ेगा। ये वो टैरिफ है कि जैसे मैं बिजली ज्यादा इस्तेमाल करता हूं टैरिफ बढ़ता है, आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें से निकलना है। अब ये बड़े प्रोफेशनल काम है। मैं बार बार कहता हूं कि यू नीड a team which is doing energy sector surgery। और एनर्जी को आखिरी बात यह है, बिजली, गैस, पेट्रोलियम, वाटर, इनको अलग-अलग ना सोचिए। आपको एनर्जी को एक जामे एनर्जी मिनिस्ट्री बनाकर, एक जामे एनर्जी रेगुलेटर लाकर और प्राइवेट सेक्टर को ऑपरेशंस में लाकर हैंडल करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही, लेकिन अहम बात की डॉक्टर साहब ने कि जब तक आप प्रॉपर सर्जरी नहीं करेंगे अपने सिस्टम की, तब तक मामला ठीक होते हुए नजर नहीं आएंगे। शॉर्ट टर्म फायदे जरूर होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदे के लिए आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ही ढूंढने पड़ेंगे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।